नमस्कार। चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक। आज की पहली बड़ी खबर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में शिवराज कैबिनेट में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। रेत नीति के प्रस्ताव को चुनावी स्ट्रोक माना जा रहा है। और दूसरी खबर है, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले पर मचे सियासी घमासान से जुड़ी हुई है। तीसरी खबर में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति की बैठक में चुनावी तैयारियों पर चर्चा की गई। और चौथी और आखिरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के शहडोल से है, जहां अस्पताल प्रबंधन द्वारा एक बेटी के शव को ले जाने के लिए शव वाहन उपलब्ध न कराने के कारण परिजन बाइक पर शव ले जाने को मजबूर हुए हैं। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इसी कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अपनी सरकार की रणनीतियों पर चर्चा की है। कैबिनेट मीटिंग के दौरान रेत के खनन, परिवहन, भंडारण और व्यापार नियम 2019 में प्रस्तावित संशोधन को अनुमति दी गई है। इसके अलावा दो और बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रालय में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इसमें पुजारियों के लिए भी अहम फैसला लिया गया। वहीं सरकार ने किसी प्रकार का टैक्स पंचायतों पर लगाने से इनकार किया। वहीं गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मीडिया को दी है। उन्होंने बताया कि बुधवार को भी कैबिनेट की विशेष बैठक होगी। सुबह 10 बजे होने वाली इस बैठक में युवाओं के लिए बनाई जा रही योजनाओं पर फैसले लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट निर्देश में कहा है कि कोई भ्रम की स्थिति न रहे। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों में कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। कोई आदेश नहीं निकाला गया है। पंचायतों पर कोई टैक्स नहीं लगाए जाएंगे। शिवराज कैबिनेट में यदि टैक्स लगाया गया तो आदेश वापस लिया जाएगा। साथ ही बताया कि एसटी एससी के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति के लिए आय की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी गई है। इसके साथ ही लाडली बहना योजना के लिए भी बजट स्वीकृत कर दिया गया है। जो रेत खनन नीति है उसमें आंशिक संशोधन किया गया है। इसमें एमडीओ चयन जो ई निविदा अब सह नीलामी के माध्यम से भी इसमें प्रावधान किया गया है। ई टेंडर का प्रावधान किया गया है और सह नीलामी का प्रावधान किया गया है। पारदर्शिता के साथ में अधिकतम राजस्व प्राप्त हो, उसका मूल उद्देश्य है। दूसरा, ठेका अवधि के बारे में निर्णय हुआ है संशोधन का। अनुबंध दिनांक से 3 वर्ष, जो कि 2 वर्ष हेतु विस्तारणीय ठेका राशि में 10% वृद्धि, अनुबंध की 1 वर्ष की सीमा समाप्ति पर था। पूर्व में केवल 3 वर्ष का प्रावधान था और यह वार्षिक वृद्धि माह जुलाई में की जाती थी। अब जब ठेका समाप्त होगा उसको 2 वर्ष में भी कर सकेंगे। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि अब चूंकि मध्य प्रदेश में चुनावी सुगबुगाहट शुरू हुई है, तो इसके बीच में सरकार ने कैबिनेट बैठक में जो फैसले लिए हैं, बताया जा रहा है कि ये चुनावी स्ट्रोक हो सकता है। क्या है पूरा मामला और चुनाव पर कैसे असर पड़ेगा, इन फैसलों का हम बात करेंगे। हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता विवेक सिंह। विवेक, सबसे पहले तो क्या क्या फैसले लिए गए हैं कैबिनेट में, किन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, और साथ ही रेत नीति में जो समय अवधि बढ़ाई गई है, आपको लगता है कि इससे चुनाव पर क्या असर पड़ सकता है? बिल्कुल सूरज, कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक आई थी और जो सवाल किया है कि जो प्रस्ताव मिली है उससे चुनाव में असर पड़ेगा। अगर हम बात करें जो रीत नीति को लेकर जो संशोधित विधेयक जो था उसमें प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, तो इससे भी 3 भाग देता था जो ठेकेदार होते थे उनका किया जाता था। लेकिन अब 2 साल की अवधि और ठेकेदार अगर ठेका बढ़ाना चाहे तो उनको सरकार ने छूट के बाद 2 साल में ठेका बढ़ा, लेकिन प्रावधान किया गया है पर को स्थिति और उनको राजस्व करना पड़ेगा। इसको लेकर कहीं न कहीं साथ ही जैसा सर्वोच्च और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर फैसलों की जानकारी तो उन्होंने कहा टेंडरिंग के साथ साथ अब में भी होगी। हम पारदर्शिता की तो ई टेंडरिंग के माध्यम से कहीं जो लोग जो ठेके लेना चाहते हैं वह ई टेंडरिंग के माध्यम से अपना टेंडर जमा कर सकते हैं। फिर पारदर्शिता के साथ से कौन सही उपयोग इसका कर सकता है और सही राशि जमा की गई है। तमाम विषयों को लेकर सरकार की जो निगरानी की समिति होगी वह इसका चयन करेगी कि किसको ठेका देना है या नहीं देना है। साथ ही अगर हम बात करें एससी एसटी वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, अभी तक अगर हम बात करें जो छात्रवृत्ति मिलती थी वह उसकी आय की सीमा 6 लाख तक की थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर 8 लाख तक
रुपए तक कर दिया है, तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि SC/ST के विवेक, जो पंचायतों की विद्यार्थी जो हैं, बात उनको कही जा रही है कहीं कि ना कहीं पंचायतों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो ये जो पंचायतों में पंचायत क्षेत्र में निर्माण की बात हो रही है उसको लेकर के है? पंचायतों में किस तरह के टैक्स की बात की जा रही है कि पंचायतों में कोई टैक्स नहीं लगेगा? बिल्कुल सूरज, जो पंचायतों के टैक्स की बात की जा रही है, जैसा कि आज गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी स्पष्ट किया है जी। कि पंचायतों में किसी भी तरीके का टैक्स नहीं लगाया जाएगा, और कोई आदेश जारी हुआ भी है तो उसे भी वापस लिया जाएगा। दरअसल जी। अगर हम बात करें, एक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा कुछ दिन पहले एक आदेश निकाला गया था जी। कि पंचायतों में भवनों का निर्माण या फिर किसी भी तरीके से कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है तो उस पर टैक्स लगाया जाएगा, जी जिसकी हाँ। राशि भी इतनी ज्यादा की गई थी कि जिससे कहीं ना कहीं उसका विरोध देखने को भी मिला था, और इसको लेकर पंचायत के जो जनप्रतिनिधि थे उनने भी कहीं ना कहीं इसको लेकर विरोध दर्ज कराया था। जी। और अब सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और साफ तौर पर कहा है, इसकी मंजूरी भी कैबिनेट में मिली है कि इस पुराना जारी भी किया गया है तो उसको वापस। ठीक है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि कैबिनेट में जो निर्णय लिए गए हैं, कैबिनेट में जो फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों को चुनावी दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है, सियासी दृष्टिकोण से भी देखा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये रेत नीति में जो समय अवधि की बात कही गई है, ये हो सकता है कि चुनाव के दृष्टिकोण से हो। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने होते हमारे संवाददाता विवेक सिंह। और जिस तरह से अब बात सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश में जो भी किया जा रहा है, हम कैबिनेट के फैसलों की बात करें, हालांकि कल भी कैबिनेट और कई महत्वपूर्ण विषयों पर भी कल चर्चा होनी है, और आज कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाले को लेकर सियासत बढ़ती जा रही है। जहां एक और विपक्ष सरकार पर हमलावर है, वहीं दूसरी ओर अब कांग्रेस ने पूर्व की रमन सरकार पर शराब घोटाले का आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है कि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने साल 2012 से 17 के बीच में शराब ठेकेदारों से मिली भगत कर लगभग 4400 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया है। रमन सरकार ने अपने कार्यकाल में दशकों से चली आ रही आबकारी नीति को भी परिवर्तित कर दिया था। कांग्रेस के इस बयान पर डॉक्टर रमन सिंह ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि 2000 करोड़ का शराब घोटाला प्रूफ हो गया है, न्यायालय में प्रस्तुत हो गया है। सरकार के संरक्षण में सिंडिकेट ने 30% अवैध शराब बेची है, और अब इससे बड़े प्रमाण की जरूरत नहीं है। अब केंद्रीय नेतृत्व को फैसला लेना है कि ऐसे व्यक्ति को पद पर बने रहने का अधिकार है या नहीं। 4400 करोड़ के शराब घोटाले पर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता। आप मुख्यमंत्री हो, 4.5 साल से पद पर बैठे हो, मुख्यमंत्री के पास सारे अधिकार होते हैं। बात बात में SIT का गठन करने वाले इतने साल तक खामोश क्यों रहे? वहीं शराब घोटाले की सियासत में अब आम आदमी पार्टी ने भी एंट्री ले ली है, और आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि भूपेश सरकार में शराब घोटाला 2000 करोड़ का नहीं बल्कि 10,000 करोड़ का हुआ है। मौजूदा शराब उत्पादकों को फायदा पहुंचाने एवं करोड़ों की कमीशन खोरी करने के उद्देश्य से बिना मापदंड का पालन किए उनके उत्पाद को IMFL इंडियन मेड फॉरेन लीकर की कैटेगरी में शामिल करते हुए शराब बिक्री में ठेकेदारों को अधिक मुनाफा दिया जाकर अवैधानिक तरीके से IMFL श्रेणी की कैटेगरी में रखा गया। अर्थात ऐसे शराब के ब्रांड जो उस कैटेगरी में नहीं शामिल होते थे, रमन सरकार के समय उनकी कैटेगरी को अपग्रेड किया गया ताकि उनको ज्यादा कीमत दी जा सके और सरकार के राजकोष में ज्यादा चूना लगाया जा सके। इनका गला फंसने लगा तो चोर मचाए शोर। ये सीधा सीधा अपनी चोरी को छुपाने के लिए जोर जोर से सबको भ्रष्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई, तुम मुख्यमंत्री हो, आरोप लगाने का पिक्चर तुम बताओ, तुम्हारे कितने सारे SIT का गठन किया। और ये प्रमाणित मामला जब न्यायालय में पहुंच चुका है, हलचल तेज हो चुकी है, भ्रष्टाचार आखंड चीर तक चला जा चुका है। अब ये बोल रहे हैं कि 4000 करोड़ का शराब में मामला हुआ, तो 10 साल बाद होश आ रहा है क्या? दूसरा ये क्योंकि करप्शन 2000 करोड़ का नहीं है, लगभग 10,000 करोड़ का घोटाला भूपेश बघेल जी की सरकार ने भूपेश बघेल के संरक्षण में किया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं मांग करना चाहता हूं केंद्र की सरकार को भी, ED CBI सबको, कि आप जो मुख्य आरोपी हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। प्रदेश के आबकारी मंत्री उनके खिलाफ कार्रवाई करें, उनको जेल भेजें, नहीं तो प्रदेश की जनता आपको माफ करने वाली है। एक तरफ तो आप जन घोषणा पत्र में शराबबंदी की बात करते हैं, 4.5 साल बाद भी आज तो शराब के पॉजिटिव चीजें बता रहे हैं। क्या बात है, आपको उस समय पता नहीं चला कि आप शराबबंदी घोषणा कर रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला अब उस पर सियासत का रंग चढ़ चुका है। एक तरफ पहले जहां भूपेश बघेल के द्वारा
ईडी और केंद्रीय एजेंसियों पर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करने के आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने इस बात को उठाया था और अब जहां भारतीय जनता पार्टी पर भी आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, और अब इस सियासी खेल में, कथित शराब घोटाले के सियासी खेल में आम आदमी पार्टी की भी एंट्री हो गई है। हमारे साथ बने हुए हैं हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर जी। हम बात करेंगे कि डॉक्टर संजय शेखर जी, बात जो आ रही है कि अब छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला की जो सियासत चल रही है, क्योंकि अब ये पूरा दृष्टिकोण देखा जा रहा है चुनावी दृष्टिकोण से, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया, ईडी की जांच हुई तो सरकार ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां इशारे पर काम कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सरकार पर आरोप लगाया। अब सरकार, कांग्रेस जो है भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है कि उनके कार्यकाल में, डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में 4400 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। और आम आदमी पार्टी कह रही है कि भूपेश सरकार में 2000 करोड़ का नहीं 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। सवाल बहुत सारे हैं। सबसे पहले तो कि ये पूरी सियासत क्या चल रही है, दूसरा आम आदमी पार्टी के पास क्या साक्ष्य हैं जो भूपेश सरकार पर 10,000 करोड़ का आरोप लगा रही है, और क्या चुनाव में इस कथित शराब घोटाले का क्या असर और किस पार्टी पर कितना असर पड़ने वाला है। देखिए, सियासत तो स्पष्ट है और सियासत के साथ केवल सियासत नहीं है, कुछ चीजें सच्चाई भी है जो कि सामने आ चुकी है। आपने देखा कि शराब घोटाले को लेकर के ईडी की कार्रवाई में बाकायदा ईडी की तरफ से ये कहा गया है कि शराब में करीब 2000 करोड़ रुपए का जो है वो खेल हुआ, 2000 करोड़ रुपए की वसूली हुई, 2000 करोड़ रुपए का अवैध शराब बेचा गया। ये ईडी के बाकायदा चार्जशीट में लिखा हुआ है, न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। और उसके जो मुख्य सरगना है अनवर ढेर, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है, वो जेल के अंदर है। इसके अलावे जो आबकारी विभाग का ओएसडी था वो भी गिरफ्तार हुआ है, वो भी अभी जेल के अंदर है, और भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ये तो अब न्यायालय के ऊपर है, न्यायालय फैसला करेगा। लेकिन ईडी ने सबको आरोपी बनाया है, ईडी ने स्पष्ट किया है कि इसमें बड़ा घोटाला हुआ है। अब रह गई बात कांग्रेस की तरफ से जो कल आरोप लगाया गया, उस पर डॉक्टर रमन सिंह की प्रतिक्रिया आई है कि आपको आज इतने साल बाद, पहले तो आप विपक्ष में थे, तो विपक्ष में आपको ये बात नहीं सूझी कि यहाँ कोई घोटाला हो रहा है, कोई गड़बड़ी हो रही है इसी तरह की। तब तो आपने इतने सारे सवाल उठाए थे, लेकिन उस लीकर को लेकर के कोई सवाल नहीं उठाए थे पिछले कार्यकाल में। विपक्ष छोड़ दीजिए, पिछले 4.5 साल से आप सरकार में हैं। सरकार में छोटी छोटी चीजों को लेकर के आपने एसआईटी का गठन किया है, सारे मामले की जांच करवा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये लीकर वाला घोटाला जो 4,500 करोड़ रुपए का, आज 4400 करोड़ रुपए का आप कह रहे हैं, तो इस 4400 करोड़ रुपए का घोटाला आज पहली बार सपने में आया है। डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि ये सीधे सीधे जो है, इससे बड़ा मजाक नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ा मजाक है कि आप 4.5 साल से सत्ता में हैं, पहले विपक्ष में रहे, लेकिन कभी आपको ये नहीं सूझा, और 10 साल बाद आपको सूझ रहा है कि 4400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। तो ये हास्यास्पद है। इसलिए ये सवाल खड़ा किया जा रहा है क्योंकि अभी जो प्रमाणित घोटाला हुआ है, जो ईडी की जांच में सामने आई है, जिसमें बहुत सारे लोग जेल में चले गए हैं, तो उससे किस तरीके से प्रदेश की जनता का ध्यान भटकाया जा सके, इसलिए ये बात सामने आ रही है, जिसमें कहीं कोई दम नहीं है। जहां तक आपने कहा आम आदमी पार्टी का, तो आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है। देखिए, 2000 करोड़ रुपए का तो ईडी ने जो उसके पास जानकारी मिली है, जो जांच हुई है, जो छानबीन हुई है, उससे जो निकल करके सामने आया है, उसको ईडी ने कोर्ट में पेश किया है। वो 2000 करोड़ का आंकड़ा है। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि जो प्रदेश में करीब 800 दुकानें हैं, वो 800 दुकानों में जिस तरीके से अवैध शराब की बिक्री हो रही है, अगर उस सबको जोड़ा जाए तो करीब 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला ये शराब का है। ठीक है जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये इस तरह से बात है। लेकिन आपको नहीं लगता डॉक्टर संजय शेखर जी कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में जिस तरह से वो महिलाओं में एक कंपटीशन नहीं होता कि तुम्हारी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे है, तो ये चीजें चल रही कि तुमने आरोप लगाया तो हम भी आरोप लगाएंगे, फिर एक और दूसरा व्यक्ति आरोप लगा देगा। सियासत का ये जो रंग आ रहा है, कुछ अजीब नहीं लग रहा है वहां पर? जी, निश्चित तौर पर। और हालांकि राजनीति में बहुत आजकल सामान्य बात हो गई है। आजकल आरोप का जवाब कोई नहीं देता है। तो प्रमाणित आरोप भी लगते हैं तो उसका जवाब नहीं देता है, उसकी जवाबदारी कोई नहीं लेता है, बल्कि कोशिश ये करता है कि हम दूसरे पर किस तरह से आरोप लगा जाए। आज की जो राजनीति है उसमें ये बहुत सामान्य बात है
और ये स्थितियां लगातार देखने को मिल रही है छत्तीसगढ़ में भी। अभी वही स्थिति आपने देखा कि यहाँ ईडी में मौजूदा सरकार के अधिकारी भी गए हैं। उसके बाद सरकार के करीबी और मेयर के भाई ही है ढेबर, जो है अनवर ढेबर, वो रायपुर मेयर के भाई है। तो सत्ता के करीबी लोग हैं, तो वो गए हैं, तो उन पर जो सवाल पूछा जा रहा है बीजेपी की तरफ से, अन्य विपक्षी दलों की तरफ से, समाज की तरफ से, तो उसके जवाब में कांग्रेस की तरफ से एक नया मुद्दा उछाला जा रहा है ताकि कम से कम इसको डाइल्यूट किया जा सके और इससे जो डैमेज होगा उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से एक परसेप्शन कायम किया जाए इस तरह से कि हमारे खिलाफ पूरी साजिश हो रही है। ईडी को लेकर के जिस तरह से एक परसेप्शन करने की कोशिश हो रही है, तो ये सामान्य राजनीति का हिस्सा है जिसमें सब अपने अपने ढंग से परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं जनता के बीच में कि हम दूध के धुले हुए हैं, हम पाक साफ हैं, बाकी तो भ्रष्ट। बिल्कुल सही कहा आपने कि आरोप के उत्तर में उसकी जो प्रमाण है वो नहीं दिए जाते, बल्कि एक और आरोप लगा दिया जाता है। डॉक्टर संजय शेखर जी, आप हमारे साथ बने रहें, अगली खबर पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। और जिस तरह से बात आ रही है कथित शराब घोटाले को लेकर कि ईडी ने जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, अब कांग्रेस ने आरोप लगा दिए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भी घोटाला हुआ। आम आदमी पार्टी ने भी अपना एक आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया है। अब देखना है कि चुनाव के समय में इस तरह के जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इसमें इसकी धार और कितनी तेज होती है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ में साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मोड में नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर डूमर तराई में हुई है। आपको बता दें कि बैठक में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव को लेकर खास रणनीति पर मंथन किया है। वहीं नकली शराब मामले में राज्य की कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी का कहना है कि राज्य में उसने जितने आरोप लगाए वे सभी आरोप प्रमाणित हुए हैं। राज्य में नकली शराब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे को निचले स्तर तक ले जाने के लिए योजना बना रही है। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि राज्य के आदिवासियों के हरा सोने को कांग्रेस सरकार ने काला बना दिया है। अब बीजेपी तेंदुपत्ता को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलन चलाएगी। गौठानों का भी निरीक्षण किया जाएगा। 1 से 10 जून तक प्रदेश में 2000 स्थानों पर किसान चौपाल का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में बीजेपी ने केंद्रीय नेतृत्व के दिए नए प्लान पर काम करने के लिए मंथन शुरू कर दिया है। पार्टी को उम्मीद है कि विधानसभा चुनाव में इस प्लान पर काम करने से बड़ा लाभ मिल सकता है। इसी रणनीति को लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाएंगे। किसान मोर्चा के माध्यम से पूरे प्रदेश में 1 तारीख से 1 जून से लेकर के 10 जून तक किसान चौपाल आयोजन किया जाएगा, जो जगह जगह पर जाएंगे। 2000 स्थानों पर जाकर के 9 बिंदुओं पर जो चर्चा की जाएगी, किसानों के विषय को लेकर के निचले स्तर तक पहुंचाया जाएगा। मोदी जी के द्वारा जो किसानों के हित में जो कार्य किए जा रहे हैं और जो धान खरीदी को लेकर के जो झूठा मायाजाल ये कांग्रेस के भूपेश बघेल सरकार किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है, उस विषय को लेकर के हमारे किसान वर्ग को समझाने की दृष्टि से, उनके बीच में मंथन के दृष्टि से, चिंतन के दृष्टि से हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता निचले स्तर पर जाएंगे। आज की बैठक में पार्टी ने भूपेश सरकार के खिलाफ एक निंदा प्रस्ताव करते हुए भूपेश से इस्तीफे की मांग की। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाती रही है और अब यह स्पष्ट हो चुका है कि हम जो आरोप लगाते थे वो आरोप प्रमाण सहित ईडी ने पकड़े हैं और जिसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि पिछले 6 महीने से ईडी ने जिनकी गिरफ्तारी की है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे लाइजनर हो, किसी की भी जमानत नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में आ गई है और बैठकों का दौर जारी है। हम बात करेंगे, हमारे साथ बने हुए हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर जी। डॉक्टर संजय शेखर जी, 2-3 बातें हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी चल रही है। आपको लगता है कि कर्नाटक चुनाव परिणाम का जो असर है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी तेज कर दी है, और क्या चुनाव में के मुद्दों को लेकर केंद्र में किसान रहने वाला है? जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को बताए जाएंगे, तो क्या केंद्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना है? क्या है भारतीय जनता पार्टी की तैयारी?
देखिए, दोनों तैयारियां हैं। एक तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, 9 साल पूरा हो रहा है मोदी सरकार की, तो उसकी उपलब्धियां हैं, उसको लेकर के जाएंगे। उसके लिए एक जनसंपर्क अभियान पूरे देश की तरह छत्तीसगढ़ में भी चलेगा। लेकिन आज की जो बैठक थी, आज की बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी ने कार्य समिति ने एक राजनीतिक प्रस्ताव पारित किया है और उस राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए छत्तीसगढ़ की मौजूदा जो कांग्रेस सरकार है उसको कटघरे में खड़ा किया गया है। राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस सरकार की निंदा की गई है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस्तीफे की मांग की गई है। विशेष तौर पे जो शराब घोटाला हुआ है, जो कोल घोटाला हुआ है, उसकी चर्चा उस राजनीतिक प्रस्ताव में है। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि जिस तरीके से घोटाले सामने आए हैं, जिस तरीके से घोटाले सामने आने के बाद जिस तरीके से बड़े बड़े IAS ऑफिसर, सत्ता के करीबी लोग जेल में हैं और जेल में होने के बाद उनको जमानत तक नहीं मिल पा रही है, ये छत्तीसगढ़ के लिए शर्मसार करने वाला है और छत्तीसगढ़ का सर से झुका है। तो ये महत्वपूर्ण बात थी। इसके अलावे भारतीय जनता पार्टी ने आज की कार्य समिति में कई कार्यक्रम भी तय किए हैं, जिसमें एक किसान चौपाल का कार्यक्रम है, जिसमें 1 जून से लेकर के 10 जून तक भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में 2000 स्थानों पर किसान चौपाल का आयोजन करेगी। और उस किसान चौपाल में एक तरफ तो केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए जो कार्य किए गए हैं वो बताया जाएगा, दूसरी तरफ राज्य सरकार जो अपने आप को किसान की हितैषी सरकार बताती है, छत्तीसगढ़ सरकार, उसकी पोल खोलने की कोशिश की जाएगी और भारतीय जनता पार्टी ने बताएगी कि उनको 2500 रुपए प्रति कुंटल जो मिल रहा है उसमें केंद्र सरकार का कितना योगदान है, उसमें केंद्र सरकार कितना पैसा दे रही है, वो बताने का प्रयास करेगी और ये बताने का प्रयास करेगी कि छत्तीसगढ़ सरकार किस तरीके से किसानों का हित कर रही है। दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम तय किए गए हैं वो है आदिवासियों के लिए। आदिवासियों के लिए जो तेंदुपत्ता संग्रहण होता है वो बहुत बड़ा आय का जरिया होता है और तेंदुपत्ता संग्रहण में जो अनियमितता है, जो दिक्कतें हैं आदिवासियों को हो रही है, उसको लेकर के जितने भी तेंदुपत्ता संग्रहण का फर्म होता है, जहां पर तेंदुपत्ता संग्रहण होता है, वहां पर जाकर के आदिवासी इलाकों में भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन करेगी, धरना करेगी और जो DFO है उसका घेराव करेगी और उनके जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जो तेंदुपत्ता संग्रामों को जो लाभ दिया जाता था वो लाभ उनको पूर्व मिलता रहे, इसके लिए कार्रवाई करेगी। इसके अलावा गौठान जो है, गौठान के पोल खोलने का एक अभियान है जो कल से शुरू हुआ था और उसको आगे पूरे प्रदेश में ले जाने का। तो इस तरीके से कार्यक्रम भी निर्धारित भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, जिसको निचले स्तर तक ले जाकर के एक संदेश कांग्रेस के खिलाफ देने की कोशिश करें। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए हमारे छत्तीसगढ़ के स्टेट हेड डॉक्टर संजय शेखर जी, इस तरह से बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक स्तर तक जाएगी और वहां पर जो कांग्रेस की खामियां हैं वो गिनाएगी और अपनी उपलब्धियों को लेकर के जनता के बीच जाएगी। बढ़ते हैं चौथी और आखिरी बड़ी खबर शहडोल जिले से, जहां शहडोल जिले के बुढ़ार ब्लॉक के कोटा गांव में एक बार फिर सरकारी अस्पताल में शव वाहन नहीं मिलने के कारण एक पिता अपनी बेटी का शव मोटरसाइकिल पर ले जाने के लिए मजबूर हुआ। कलेक्टर वंदना वैद्य को जानकारी लगी तो उन्होंने बीच रास्ते में रोककर तत्काल शव वाहन दिलवाया। सरकारी सिस्टम की खामियों के कारण ऐसी स्थिति अक्सर बनती रहती है। मानवता के तौर पर वाहन उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन किसी भी सरकारी अस्पताल में शव वाहन की व्यवस्था अभी तक सरकारी स्तर से नहीं है। वहीं स्वजन शव को अपने गृह ग्राम तक ले जाने के लिए शव वाहन मांगा तो अस्पताल प्रशासन ने कहा कि 15 किलोमीटर से ज्यादा दूरी के लिए वाहन नहीं मिलेगा, आपको खुद इंतजाम करना पड़ेगा। पिता निजी शव वाहन का खर्च नहीं उठा पाने की स्थिति में खुद बेटी का शव लेकर बाइक से निकल पड़ा। कलेक्टर वंदना वैद्य का कहना है कि जानकारी के अभाव में शव वाहन नहीं मिल पाया था, जिससे फिर शव वाहन उपलब्ध करा दिया गया है। पीड़ित व्यक्ति बहुत दूर तक नहीं गया था, कई वह लोग जानकारी नहीं देते हैं, जबकि हमने इसका प्रचार प्रसार भी कराया। अस्पताल में सूचना भी लगी हुई है कि शव वाहन मिलने पर ना मिलने पर कहां फोन करना है। सरकारी स्तर पर शव वाहन उपलब्ध नहीं है, लेकिन हमने सामाजिक संगठनों के माध्यम से व्यवस्था की है। बीमार था सिकल सेल में, हाँ, फिर वहाँ एडमिट कराए थे जिला अस्पताल में। हाँ, फिर हो गए ब्लड लगे तो 5 मिनट टीके नहीं खत्म हो गए। तो अभी आप ऐसे बाइक में लेके कहाँ जा रहे हो इनको? घर ले जा रहे हैं सर। कितना दूर है यहाँ शहडोल से?
ये 70-75 किलोमीटर है। हाँ, वाहन नहीं मिले। तो आपको शव वाहन नहीं मिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से? नहीं मिला। अच्छा, क्या बोले यहाँ पे शव वाहन जब आपने 15 मांगा? किलोमीटर के लिए मिलता है। हाँ हाँ, इसके बाद प्राइवेट वाहन था। अच्छा, आपने शव वाहन मांगा था आपने? के हिसाब से जो पैसा होता है ना वो चुकाना पड़ता है। स्वयंसेवी संस्थाएं हैं चलाती हैं, नगर पालिका चलाती है, तो उन लोगों ने कांटेक्ट ही नहीं किया था। मेरी लड़की के पिताजी से बात हुई तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, उनको जो भी उन्होंने सोचा हो, जबकि वहां पे कभी भी बोर्ड लगा हुआ है कि शव वाहन के लिए संपर्क करें। जब मामला रात को 11:15 बजे तक मेरे संज्ञान में आया तो तुरंत शव वाहन था और जो स्वयंसेवी संस्था वालों ने भी रात को तुरंत फोन उठा लिया और ड्राइवर भी अरेंज हो गया था। कई बार ऐसा होता है ना, गांव के दूरस्थ इलाके के भोले वाले ग्रामीण रहते हैं, हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता शहडोल से पंकज राव। पंकज, क्या है पूरा मामला? और अस्पताल प्रशासन द्वारा कहा कि 15 किलोमीटर ज्यादा के लिए शव वाहन उपलब्ध नहीं होगा, तो सामाजिक संगठनों का उपलब्ध हुआ है। क्या है यह पूरा प्रकरण? देखिए सूरज जी, मैं बताना चाहूँ आपको, सरकारी सिस्टम की इस प्रकार से बहुत ही साफ साफ दिखाई दे रही है कि किस प्रकार सरकारी सिस्टम की पूरी है। 15 किलोमीटर से ऊपर नहीं मिलेगी शव वाहन, मगर आखिरकार यहाँ पर सामने आ रही है कि अगर आपको शव वाहन चाहिए तो 15 किलोमीटर ही मिलेगा। तो पीड़ित आया हुआ था जो अपनी बच्ची को भर्ती कराया हुआ था, वो यहाँ से शहडोल से कम 60 किलोमीटर दूर आया हुआ था और बच्ची बीमार थी, उसे जहर क्या आया, कुछ उसकी मृत्यु हो गई, जो कि वो एक गरीब व्यक्ति था जिसे शव वाहन के लिए उसने कई जगह पर उसने पूछा कि मुझे गाड़ी चाहिए, मगर उसे शव वाहन नहीं मिला। फिर भी आखिरकार जब उसे शव वाहन उस समय नहीं मिला और जो अधिकारी का कहना था कि हम 15 किलोमीटर से नहीं देंगे शव वाहन, फिर आखिरकार बाद में कैसे मिल गया, यह सबसे बड़ा सवाल उठता है। सूरज, ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ हमारे संवाददाता पंकज राव। जिस तरह से बताया जा रहा है कि पहले शव वाहन के लिए मना किया गया, हालांकि जब कलेक्टर ने हस्तक्षेप किया है, उनको संज्ञान में आया है और उनकी मदद से शव वाहन उपलब्ध हुआ और वो शव को, अपनी बेटी के शव को पिता अपने घर तक ले जा पाया है। लेकिन व्यवस्थाओं की यदि बात करें, प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें, इस तरह से अस्पताल प्रबंधन ने मना कर दिया था। और संवेदनाओं की यदि बात करें तो संवेदनाओं के रहते हुए यदि संवेदनाएं मृत नहीं हुई हैं तो ऐसी अवस्था में कम से कम ऐसे जो पीड़ित लोग हैं, जो मजबूर लोग हैं, जो उसका खर्च वहन नहीं कर सकते, उनकी सहायता अवश्य की जा सकती है, उनको दिशा निर्देश बताए जा सकते हैं कि आपकी व्यवस्था कैसे हो सकती है। हमारी 4 बड़ी खबर में इतना ही। बन रहे न्यूज़ आवर के